ओके हेलो, तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो देख लिया, ठीक है, कि वेक्टर्स को जब भी ऐड करेंगे वो कैसी सिचुएशन बनेगी। बट जब वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ एक तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। हमारा जो पहला तरीका है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ओवरऑल यहां हम दो वेक्टर्स को डॉट कर रहे हैं और यहां हम दो वेक्टर्स को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, दोनों को अलग अलग करके एक एक करके देखते हैं। पहली सिचुएशन देखते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अगर ये मान के चलते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो पहला तरीका है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका तरीका क्या होगा, ए डॉट बी, यानी पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों को डॉट करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। तो चाहे मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो चाहे सिंपली ए लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब तो ये हो गया कि ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट बोलने का क्या मतलब है, स्केलर प्रोडक्ट बोलने का मतलब ये है कि जब भी तुम दो वेक्टर्स को क्या कर रहे हो, डॉट कर रहे हो, ठीक है, कि ये भाई तुम्हारा पहला वेक्टर है, ये भाई तुम्हारा दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों को तुमने डॉट किया, तब दोनों वेक्टर हैं, बट इन दोनों को डॉट करने के बाद जो आंसर आता है, ठीक है, वो क्या होता है, तुम्हारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, ठीक है। जैसे समझो मेरे पास वर्क जो होता है, वर्क डन, वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक तरीके से हम उसे क्या बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तुम्हें पता हो या ना पता हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अपने आप में फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बट दोनों को जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वर्क डन, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल बात, ए और बी को जब डॉट करेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। सबसे बढ़िया तरीका है इसको समझने का, हम यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं इनको डॉट करके देखते हैं। मतलब क्या है, अगर तुम आई और आई को क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास दो आई कैप है, दोनों आई कैप ऑफ कोर्स कौन सी डायरेक्शन में होंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि भाई आई कैप तो होता ही एक्स में है। अब अगर मैं दो आई कैप उठाऊंगा तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि ए और बी को जब तुम डॉट करोगे तो ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे पहले का मैग्नीट्यूड यानी आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है। साफ साफ हमें पता है कि दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 1 है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 1। और तुम नोटिस कर रहे हो 1 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी दो वेक्टर्स को डॉट कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है। सिमिलर तरीके से अगर तुम क्या करो, जे डॉट जे करो या के डॉट के करो, तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। यानी जब भी तुम सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में डॉट करोगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बट क्या हो अगर मैं आई और जे को आपस में डॉट कर दूं, तो अब ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप, और फिर से दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 1 है, बट दोनों के बीच का एंगल कितना है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साफ बात हमें मालूम है। तो इसी वजह से जब आई और जे को हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, आंसर 0 आएगा। और सिमिलर तरीके से आई और जे का डॉट, जे और के का डॉट, के और आई का डॉट, सबका डॉट क्या आने वाला है, हमारे पास 0 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस चीज को। अब जैसे देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। अब मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जरा फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अच्छा, अभी ये सब तो मुझे मालूम नहीं है, बट सबसे पहली बात, हाँ, वेक्टर्स का जो क्या कहते हैं, हमें मैग्नीट्यूड है वो बहुत अच्छे से मालूम है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर ऐसे करके आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर बी का निकालेंगे तो 1 स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर ऐसे। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे आ गया, बट क्या इसकी जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में। अच्छा देखो कैसे, क्योंकि यहां जब तुम करोगे ए डॉट बी,
तो इसके बिना भी तुम्हारा काम बन सकता है। कहने का मतलब क्या है, जब तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है ना कि भाई a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं c प्लस डी से, तो पहले मुझे a को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a को d से भी करना पड़ेगा, b को इस, ये जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही यहां पे भी i को हमें i इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, j को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिमिलरली हमें k को भी हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर यही करेंगे तो नोटिस करो 2i इंटू i, ये मेरे पास क्या हो गया 2 इंटू 1 हो गया। और जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है, सिंपल सी बात है। तो 2 इंटू 1 कितना आया, 2 इंटू 1। ध्यान रखना 2 i कैप और k कैप का अगर जब तुम डॉट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहीं से हमारा सबसे मेन कंसेप्ट आता है कि जब भी तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे सिर्फ i और i का प्रोडक्ट क्या करेगा, सरवाइव करेगा, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। सिमिलरली j और j का प्रोडक्ट होगा, अब j तो है ही नहीं दूसरा तो 0 ही है, तो 1 इंटू 0 ही हो गया। और यहाँ पे सिर्फ k और k का प्रोडक्ट सरवाइव करेगा, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर i को और j को अगर मैं आपस में डॉट करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज लेंगे। कहने का मतलब 2 इंटू 1 ये रहा, ठीक है। j की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ कुछ है नहीं तो 0, ठीक है। और तीसरी चीज मेरे पास -1 और -1 -1 है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता है। i और i सर्वाइव करेगा, j और j सर्वाइव करेगा, k और k सर्वाइव करेगा, उसके अलावा कुछ सर्वाइव करेगा ही। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। जैसे सबसे पहली बात, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर तुम a डॉट b करो या b डॉट a करो आंसर सेम आएगा, सिंपल सी बात है। अभी भी जो क्वेश्चन मैंने किया ना, इसमें तुम चाहो तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि इस वाले में एक बार a डॉट b करके आंसर निकालो, ठीक है, और एक बार b डॉट a करके आंसर निकालो, चेक कर लो और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर मैं a डॉट b प्लस c ऐसे लिख रहा हूं तो ये सिंपल सी बात है, कैसे लिख सकते हैं इसको, a डॉट b और a डॉट c। ये तो अभी मैंने करके दिखाया कि a और b को आराम से मल्टीप्लाई करो, a और c को आराम से मल्टीप्लाई करो। ये बिल्कुल बचपन में मल्टीप्लीकेशन जो करते थे ब्रैकेट वाला, वो यहाँ पे रूल आराम से अप्लाई हो सकता है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। अब जैसे ये सवाल देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान चीज है ये एंगल फाइंड करना। सबसे पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इस केस में 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर, आराम से मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद a डॉट b करना मैंने सिखाया था कि i और i सर्वाइव करेगा, j और j सर्वाइव करेगा, और सिर्फ k और k सर्वाइव करेगा, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये वही वाला सवाल है, 2 इंटू 1 ये हो गया, j के लिए कुछ है ही नहीं 0, और k ये -1, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि इस तरीके से कुछ नजर आता है कि a डॉट बी किसके बराबर है हमारे पास, वो है ए बी कॉस थीटा के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहां नोटिस करो मेरे पास दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी हैं और a डॉट बी की वैल्यू भी है, सब कुछ है। तो यही चीज कर लेंगे कि भाई a डॉट बी को ए बी से मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड √6 और √2 आया, ये रहा, ठीक है। बस फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, √3/2, और cos की वैल्यू √3/2 हुई तो थीटा का आंसर कितना आया, 30 डिग्री आया, ठीक है। इसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अब एक ये सवाल है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ 2i कैप और 3j कैप along the directions of vectors this। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका डायरेक्शन चाहिए और इसका कंपोनेंट चाहिए उनकी डायरेक्शन में। अच्छा, क्या मतलब है, ऐसे समझ के चलो कि भाई अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है और अगर मैं उसका एक्स एक्सिस के अलोंग वो निकाल देता हूं कंपोनेंट, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि आई कैप के अलोंग उसका कंपोनेंट है, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके यूनिट वेक्टर्स निकाल लूंगा। यूनिट वेक्टर मतलब अगर चलो इनको मान लेते हैं कि ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास सी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं बी कैप, इसका निकाल लूं सी कैप, अगर इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स निकाल लूं और उसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, कि भाई ये रहा मेरा वेक्टर,
ये रहा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू पता लग गई मुझे थीटा, तो साफ साफ मैं आराम से क्या कर सकता हूं, a cos थीटा करके उसका कंपोनेंट निकाल सकता हूं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं कंपोनेंट को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है मुझे मिल गया। क्यों? a cos थीटा करते ही मुझे कंपोनेंट मिला और b कैप से मल्टीप्लाई करते ही डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि a cos थीटा करते ही ये मेरे को कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गई। अब इस चीज को a cos थीटा को हम कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि देखो अगर a डॉट b ऐसे अगर मैं करूं तो वो किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहां पे मैं क्या करूं, अगर b को भेज दूं यानी a डॉट बी डिवाइडेड बाय b, ऐसे लिख सकते हैं a cos थीटा के बराबर। हाँ, बहुत आसानी से ये चीज लिख सकते हैं। अब ये साफ साफ तुम देख सकते हो कि हम यही चीज कर रहे हैं कि a cos थीटा को हम a डॉट बी डिवाइडेड बाय b से रिप्लेस कर रहे हैं। आराम से ये चीज कर सकते हैं। और एग्जैक्ट सेम तरीके से अगर मुझे c कैप के अलॉन्ग डायरेक्शन चाहिए तो मुझे ये रहा मेरा कंपोनेंट और c कैप मेरे लिए क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। और सिमिलर तरीके से जैसे a डॉट बी बाय बी लिख रहे हैं वैसे a डॉट सी बाय सी यहां पे लिख सकते हैं। बहुत आसान सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस चीज को लेके कंफ्यूजन है कि भाई दोनों जगह थीटा थीटा कैसे, तो मान लो कि भाई b के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है और c के साथ वो फाई एंगल बना रहा है सेपरेशन के लिए, बट एट द एंड लॉजिक सेम रहने वाला है। लॉजिक तो वही रहेगा। ठीक है, अब डॉट देखो, ऊपर तुम्हें डॉट करना है, नीचे तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए और ये यूनिट वेक्टर है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। मेरे पास ये रहा a वेक्टर, ठीक है, और ये रहा मेरे पास b, हमने इसको b माना है। तो ये रहा a और ये रहा b, इन दोनों को क्या करेंगे? डॉट करेंगे। ठीक है, और अगर ये मेरे पास b वेक्टर है तो इसका अंदर मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल। और अगर मुझे b कैप का डायरेक्ट मतलब b कैप चाहिए तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से बता रखा है कि b कैप की वैल्यू क्या होती है? b वेक्टर डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी करेंगे कि भाई ये रहा b वेक्टर, ये रहा b वेक्टर और ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने क्या किया? a डॉट बी आराम से निकाला, b का मैग्नीट्यूड आराम से निकाला और b के निकालने के लिए b का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दिया और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम तरीके से यहां पे भी वही चीज करेंगे कि भाई मेरे पास a वेक्टर ये रहा, c वेक्टर जिसको हमने ये वाला माना है ये रहा c वेक्टर। अब इन दोनों को क्या करा? डॉट करा। c का मैग्नीट्यूड ये रहा और सिमिलर तरीके से c कैप की वैल्यू निकालेंगे तो c वेक्टर डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड। c कैप निकालने के लिए c वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या करेंगे हम? मैग्नीट्यूड। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर आएगा। लॉजिक समझना बहुत जरूरी था कि सॉल्व तो तुम कर लोगे, अब लॉजिक तुम्हें आ जाए तो ये चीज कैसे लिखी और ये चीज कैसे लिखी, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। अब जैसे ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या बोला है कि भाई मेरे पास जो a1 का मैग्नीट्यूड है वो 3 है, a2 का मैग्नीट्यूड 5 है, इन दोनों के सम का यानी कह सकते हो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। तो मुझे इसका आंसर बताओ। अब ये सवाल लेंदी है, इसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बड़ा पेशेंस के साथ करो। मतलब सबसे पहले अगर तुम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बचपन के सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2a1 और 3a1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 3a2 और 3a1 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ऐसे करते करते हम सबको क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया। बट अगर तुम नोटिस करोगे कि भाई मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 इंटू 2 ये रहा 3a2 और 2a2 ये रहा मल्टीप्लाई किया, नोटिस करोगे कि मैं यहां cos थीटा यानी एंगल डाल रहा हूं, यहां cos थीटा एंगल डाल रहा हूं, यहां और यहां एंगल क्यों नहीं डाल रहे? रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि ये a1 है, ये भी a1 है, यानी इन दोनों के बीच का जो cos थीटा यानी cos एंगल होगा वो कितना होगा? cos 0 होगा। और हमें साफ साफ पता है कि भाई दोनों वेक्टर्स अगर सेम ही हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यानी cos 0 आएगा, जो कि क्या होता है 1। तो अगर चाहो 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली a2 और a2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 0 आएगा और उसको 1 लिखो ना लिखो खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट प्रॉब्लम अब ये आई कि यार चलो मुझे मैग्नीट्यूड a1 का पता है, मुझे मैग्नीट्यूड a2 का भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बट मुझे cos थीटा की वैल्यू नहीं पता। अगर cos थीटा की वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम जाएंगे चैप्टर के बिल्कुल शुरू में कि भाई अगर तुम्हें याद हो कि रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये फॉर्मूला मैंने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में समझाया था तुम्हें, है ना।
अब रिजल्टेंट का स्क्वायर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, ठीक है। a1 स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर, a2 स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर, और यहाँ पे बस cos थीटा ही एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। तो यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली -0.3। अब यही हमारे फायदे में ये है कि इस cos थीटा की वैल्यू -0.3 को यहाँ और यहाँ प्लेस कर देंगे, और जैसे ही प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा, देखो उसके बाद तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाई a1 का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है, a2 का मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में दिया हुआ, और cos थीटा की वैल्यू भी हमने क्या कर ली, निकाल ली। जैसे ही यहाँ पे प्लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे cos क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये cos थीटा हमने कैसे निकाला, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये आ गई तो आंसर भी आसानी से आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए, मैंने तो सॉल्व नहीं किया, सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया, बट जब तुम सॉल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को तो हो सकता है गलती हो, तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। एक और सवाल ये देखते हैं, हमारे पास क्या है, a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, b वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, और हमें बोला है कि हमें एक c वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अगर a डॉट सी, b डॉट सी और a डॉट बी तीनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले मान के चल लेते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मुझे पता नहीं है, लेट करके ले लिया, ठीक है। अब अगर लॉजिकली खुद सोच के देखो कि अगर तुम a को और c को डॉट करोगे तो सिर्फ जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे i और i सर्वाइव करेंगे, यानी 1 इंटू एक्स कितना आएगा मेरे पास, x आएगा, और सिमिलर तरीके से फिर यहाँ पे 1 इंटू वाई, सिर्फ आंसर क्या आएगा मेरे पास, y आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे a डॉट सी का मतलब कितना हो गया, x प्लस वाई, जो कि हमारे पास क्या होगा, 1। क्यों 1 है अभी मैं बताता हूँ। देखो इसको 1 को प्रूव करने के लिए हमें ये तो पता है ना कि a डॉट बी के बराबर है, तो अगर मैं a डॉट बी करूं तो a डॉट बी का मतलब क्या है कि 1 इंटू 2 कितना आया मेरे पास, 2, ठीक है। सिमिलरली 1 इंटू -1 कितना आया मेरे पास, -1। तो a डॉट बी को 2 -1 जितना 1 आया, तो अगर ये a डॉट बी की वैल्यू 1 है तो a डॉट सी जो क्या नाम है, a डॉट बी के बराबर है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, तो साफ साफ इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। और सिमिलरली जब तुम b डॉट सी करोगे तो वो भी किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आएगा। कैसे, 2 इंटू एक्स कितना आया, 2x, और सिमिलरली मेरे पास -1 इंटू वाई कितना आया, -y, ये भी 1 के बराबर। तीनों चीजें 1 के बराबर क्योंकि तीनों आपस में ही बराबर है। अब यहाँ सबसे पहले इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हें साफ साफ पता लग जाएगा कि x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1/3 है। बचपन में से सॉल्व करते आ रहे हो तो कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, और मैग्नीट्यूड निकालना है, c का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √x² प्लस y² आएगा, जो कि कितना आएगा हमारे पास, √2/3² प्लस 1/3² कितना आएगा, 5/9। ये रूट में आएगा आंसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज है जो हमारे पास, उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, पहला वेक्टर ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, और अब इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल, मैं इसके बारे में एक दो चीजें बताऊंगा तुम्हें। फॉर्मूला ज्यादा हद तक बदलता नहीं है, वहां पे AB cos थीटा था, यहाँ पे AB sin थीटा हो गया, सब लगभग सेम है, बट यहाँ पे हम n कैप लगा रहे हैं। n कैप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो चीज आएगी इसकी खुद की एक डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, यहाँ तुम्हारे पास मल्टीपल 3 मेथड्स हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। अभी भी नहीं समझ में आया पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जब तुम A और B को क्रॉस करते हो और क्रॉस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो एक अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब रिजल्ट जो आया वो वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी की खुद की डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे n कैप लगाया हुआ है, और उस डायरेक्शन को पता करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे 3 मेथड है, ठीक है। तीनों मेथड में से तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें ये वाला समझा देता हूँ, यही बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है। मैं तुम्हें एक मेथड समझाता हूँ, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। कि अगर मान के चलो मेरे पास ये एक कोई प्लेन है, इस प्लेन में मेरे पास यहाँ एक वेक्टर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर 2 है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें A क्रॉस B करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, A के अलोंग अपनी फिंगर्स रखो, ठीक है, और उसको B के अलोंग ऐसे क्या करो, क्रॉस करो। क्योंकि तुम कर क्या रहे हो, तुम A क्रॉस B कर रहे हो, तो A के अलोंग फिंगर्स रखी, B के अलोंग उसको मोड़ा, और अपने आप जो थंब होगा वो तुम्हें क्या देगा, एक डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो तुम साफ साफ देखोगे कि भाई A और B को ऐसे क्रॉस किया तो मेरे पास आंसर आया, जो आंसर आएगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा।
सिमिलर तरीके से अगर मान लो तुम्हारे पास ये B था और ये A था, अब तुम B क्रॉस A कर रहे हो, तो B के अलोंग अपने फिंगर्स ऐसे रखो और B के अलोंग फिंगर्स रख के उसको ऐसे कर्ल करना है, ठीक है। अब ऐसे कर्ल करना है क्योंकि तुम B क्रॉस A कर रहे हो, तो पहले B बाद में A, तो B के पहले यहाँ पे फिंगर्स रखा, ऐसे कर्ल किया, और अब जो थंब है वो पीछे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, ये तुम्हारे रिजल्ट की या आंसर की डायरेक्शन है। यहाँ एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें अपना राइट हैंड यूज करना है। अगर तुम लेफ्टी हो तो भी, राइटी हो तो भी, तुम्हें अपना राइट हैंड यूज करना है। मेरी वीडियो में हो सकता है मिरर की वजह से तुम्हें लग रहा हो कि भाई वो राइट है या लेफ्ट है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, हमेशा राइट हैंड यूज करो और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, ठीक है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें साफ साफ बताया कि जब तुम A क्रॉस B की डायरेक्शन देखोगे और B क्रॉस A की डायरेक्शन देखोगे, वो क्या होगी, साफ साफ अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ये जो रूल है इसको यूज करना सही से तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो A क्रॉस B होता है और B क्रॉस A होता है वो बराबर नहीं होते आपस में, वहां तुम्हें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, सिर्फ इसीलिए नेगेटिव साइन। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा कि यूनिट वेक्टर्स के बीच में अगर तुम I और I के बीच में करो तो सिंपल सी बात है, फिर से मैग्नीट्यूड 1 बट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। ध्यान रखना साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। और 0 नहीं, 0 वेक्टर। इसका कंसेप्ट भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जाओ तो चेक कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल पॉइंट ये है कि जब I और I यानी सेम वालों को क्रॉस करोगे, यानी I को I से, J को J से, K को K से, जब भी सेम वालों को क्रॉस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। वही अगर इसका उल्टा करें कि अगर मान लो मैं I और J को करूं कि I और J को क्रॉस कर रहे हैं तो सिंपल दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी 1 इंटू साइन 90। साइन 90 का मतलब 1 होता है, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बट यहां हम एन कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एन कैप की खुद की एक डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है। और वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे। अब मान लो तुम यहाँ पे I और J को क्रॉस कर रहे हो, आई कैप एक्स एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे है, मेरे पास वाई एक्सिस मान लो यहाँ परपेंडिकुलर उसके, ठीक है। तो मैंने जैसा तुम्हें तो बताया था, I और J मतलब I क्रॉस J कर रहे हो तो I की जगह फिंगर्स रखो, ऐसे क्रॉस करो और तुम साफ साफ देखोगे डायरेक्शन क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि आई कैप यानी एक्स एक्सिस, जे कैप यानी वाई एक्सिस, दोनों पे परपेंडिकुलर। ऐसी कौन सी एक्सिस होती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर हो, आंसर क्या होगा, Z एक्सिस या फिर K कैप। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम I और J को क्रॉस करोगे तो तुम्हें K कैप मिलेगा, यानी X एक्सिस और Y एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो तो Z एक्सिस मिल रहा है। ऑफ कोर्स लॉजिकली बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली J और K को करोगे तो I मिलेगा, K और I को करोगे तो J मिलेगा। बट जैसा मैंने तुम्हें बोला, जैसे ही इसका उल्टा करेंगे, यानी I और J को क्रॉस कर रहे हैं तो K मिल रहा है, बट अगर J और I को क्रॉस कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो आंसर माइनस K हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर K और J को करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस I, इसका जस्ट उल्टा, ये प्लस I दे रहा था तो वो माइनस I दे देगा। और सिमिलरली अगर K और I को क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस J मिल रहा है, तो I और K को क्रॉस करेंगे तो माइनस J मिलेगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए चाहो तो ये वाला सर्कल यूज कर सकते हो कि सिंपल सी बात है भाई, I और J को क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव K मिल रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर K और I को क्रॉस कर रहे हैं तो मेरे को पॉजिटिव J मिल रहा है, ये चीज यूज कर सकते हो। और इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे तीनों केस में क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव, अगर इसी साइकिल में उल्टा चले जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ भाई साफ साफ देख रहे हो, अगर ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव और अगर ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव। याद करने के अपने तरीके हैं, मैं तो नॉर्मली समझ के रखता हूँ इसको, याद करने में इतने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी अपने अपने तरीके हैं, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे यूज कर सकते हो। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना। ये दिखने में बड़ी ही आसान और सिंपल सी चीज लगती है बट ये उतनी आसान है नहीं, ठीक है। अब इसको समझो ऐसा क्यों, ठीक है। कि देखो भाई A और B को क्रॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, होगा क्या कि जो पहले कर रहे थे वो नहीं होगा। कि अगर डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, सिर्फ I और I सर्वाइव करेंगे, J और J सर्वाइव करेंगे, K और K सर्वाइव करेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका टोटली उल्टा। कि यहाँ पे होगा क्या कि इस पूरे से मल्टीप्लाई करना निकलोगे तो भाई क्या होगा, A1 को A2 से मल्टीप्लाई करो, फिर B1 को B2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते करते बहुत ही लंबी सीरीज खिंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे टर्म्स डिलीट नहीं होते। हाँ, तुम लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये वाला चीज तो जीरो हो जाएगी, कि भाई ये जीरो है, बिल्कुल सही बात है, ये भी जीरो है, बिल्कुल सही बात है, और ये भी जीरो है। बट इसके अलावा जो 6 टर्म्स है वो सॉल्व करते करते ना दिमाग खराब हो जाता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड गलत है या इससे आंसर गलत आता है, नहीं, इससे कैलकुलेशन करते समय ना तुम जो एरर्स हैं, मतलब गलतियां बहुत ज्यादा कर सकते हो। इसीलिए ये जो बेसिक मेथड होता है इसको हम नहीं यूज करते वेक्टर्स को सॉल्व करते समय। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स का मेथड। कि भाई अगर एक ब्रैकेट लगा के कुछ नंबर्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये मेरे लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। और इसको सॉल्व करते कैसे, AD माइनस BC। अच्छा, नहीं समझ में आया, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कि अगर मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर थे 1 2 3 और 4। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो 1 और 2 को लेना, 1 और ये डायगोनल वाला जो है ना, यानी ये 1 और 4 को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 3 6, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, और दोनों को माइनस किया, आंसर कितना आ गया, -2। ठीक है। सिमिलर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से हमारे पास एक और चीज आएगी कि भाई 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4 24, और सिमिलर तरीके से 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू -1 कितना आएगा मेरे पास, एक तरीके से 9 आएगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 9 हो गया, आंसर कितना है 33। कहने का मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये होता है सबसे बेसिक डिटर्मिनेंट। इसको 2/2 डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे भी 2 वैल्यूज हैं, यहां पे भी 2 वैल्यूज हैं। बट अगर अभी समझो कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बस इतना समझ के चलो और कुछ नहीं। इसके बारे में डिटेल में मैथ में तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, पूरा का पूरा डिटेल में होगा। बट अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा दूं जिससे हमारा काम निकल जाए। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास 3/3 डिटर्मिनेंट हो कि भाई यहाँ पे भी 3 वैल्यूज, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही भयंकर सा रूल दिख रहा होगा तुम्हें। बट मैं तुम्हें समझाता हूँ, करना कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। मान के चलो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 3/3 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, कि यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ऐसा है। सबसे पहले करो क्या कि यहां पे प्लस लिखो, यहां माइनस और यहां प्लस। ओके, कहने का मतलब है कि पहली लाइन प्लस, दूसरी लाइन माइनस, फिर तीसरी लाइन फिर से प्लस। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखोगे कि भाई तुम्हें करना क्या है कि पहली लाइन को हाइड करो, ठीक है। पहली लाइन को हाइड करने के बाद तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई 6 इंटू 8 और 9 इंटू 2, तो ये रहा 6 इंटू 8 और 9 इंटू -2 कर दिया। और इसको तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है हमारे पास इस वैल्यू से, ठीक है। कि भाई तुमने 8 को पकड़ा और 8 के लिए नीचे वाली लाइन भी और उसके साथ वाली लाइन भी दोनों को हाइड किया, और दोनों को हाइड करते ही 6 इंटू -8, ठीक है, और 9 इंटू -2 कर दिया। बहुत बढ़िया। वो तो अभी देखो, इतने को सॉल्व करना तो तुम्हें आ गया, अब इसी में एक लेवल अप जाए हैं तो वही है। अब फिर क्या करना है, तुम्हें 4 को पकड़ना है, 4 को पकड़ना है और उसके साथ वाली लाइन को हाइड करना है, ठीक है, और उसके नीचे वाली लाइन को भी हाइड करना है। तो तुम्हारे पास बचा क्या, -5 इंटू -8, ये लिखा, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, 7 इंटू -2, ये लिखा, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ध्यान रखना, 8 के साथ हमने प्लस लिखा था और 4 के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। आ गया, बहुत बढ़िया बात। तीसरी चीज है, 3 को पकड़ा, 3 के नीचे वाला भी हाइड किया, इधर वाला भी क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। अब ये बचा मेरे पास ये, तो ये क्या होगा, 5 इंटू -9, 5 इंटू -9, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, बस सॉल्व कर देंगे इसे। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं। मैं तुम्हें 2 सवाल दूंगा और तुम 2 खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान है। ये उससे 10 गुना बेटर है, और इसमें एक्यूरेसी बहुत बेटर आ जाती है अपने आप। देखो कैसे, कि यहाँ पे अब इसे तुम्हें करना क्या कि इसको सॉल्व किया, -30 आया, इसको सॉल्व किया 54 आया, इसको सॉल्व किया 87 आया, और फाइनली तुम्हारे पास ये सब कुछ करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -717 आएगा, ठीक है। ये उससे हद मतलब बहुत बहुत टाइम्स बेटर है ये मेथड। 2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठा लो, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, 25 आंसर आएगा इसका, ये रहा एक क्वेश्चन, इसका 49 आएगा। बट मैं कहूंगा एक बार प्रैक्टिस करके देखना, जैसे ही करोगे आराम से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है कि एक, मैं मान के चलता हूं कि एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मल मेथड से करोगे, गलती होने के चांसेस बहुत हैं, लेंथी बहुत है, इरिटेटिंग होगा। अब डिटर्मिनेंट को कैसे यूज करेंगे, बहुत आसानी से। सबसे पहले तो तुम्हें ऊपर लिखना है I, J और K, चाहे कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, ऊपर लिख दो I, यहां लिख दो J और यहां लिख दो K, कोई सा भी मेथड हो, ठीक है। उसके बाद A की क्या वैल्यूज हैं, 4, 5 और 3, ये लिख दो दूसरी वाली लाइन में,
ठीक है। और सिमिलरली बी की क्या वैल्यूज है 1 2 और 3, ये लिख दो तीसरी वाली लाइन में, ठीक है। अब बिल्कुल वही जो वहां पे किया वही यहां पे भी करेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले आई को पकड़ो, उसके साथ वाली लाइन को हाइड करो, उसके नीचे वाली लाइन को भी हाइड करो। अब तुम साफ साफ देख सकते हो 5 इंटू 3 2 इंटू 3, यही चीज करेंगे कि आई को पकड़ा 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 3 6 लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब जे को पकड़ेंगे और उसके साथ वाली लाइन को भी हाइड करेंगे, ठीक है, और उसके नीचे वाली लाइन को भी हाइड करेंगे। बट ध्यान रखना बीच पे आते ही वो तुम्हें नेगेटिव भी रखना है, ठीक है। अब 4 इंटू 3 कितना आया मेरे पास, ये आएगा 12, और फिर 1 इंटू 3 मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा, सिंपल। फाइनली मेरे पास के पकड़ा, के को पकड़ा और यहां पे ये वाला हाइड किया, इसको ये वाला हाइड किया। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 5 इंटू 1 कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। बस जैसे इसे सॉल्व करो, मैं लिख के दे रहा हूं, ये मेथड उससे 10 गुना बेटर है। चाहो तो एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस करना 10 गुना बेटर होता है, ये हमेशा ही बेटर रहेगा, ध्यान रखना। एक इस तरीके का सवाल भी तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा कि भाई एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालो जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, एक ये है और एक ये है। मतलब ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और ठीक है, ए वेक्टर जिसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, बी वेक्टर जिसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, और इसके साथ तुम एक पैरेललोग्राम बना रहे हो। अब इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। इसके पीछे की ट्रिक क्या होती है, सिंपल, कुछ मत करो, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मतलब भाई ए और बी को क्रॉस करोगे ना तो इस पैरेललोग्राम का तुम्हें एरिया बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर से वही लॉजिक कि भाई कुछ नहीं करना तुम्हें, सबसे पहले तो ऊपर आई जे और के लिख देना है, आई जे और के लिख देना है। उसके बाद ए की वैल्यू 3 4 और के में कुछ नहीं है तो 0, तो 3 4 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या नाम है -3 7 और कुछ नहीं है तो 0, -3 7 और कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। एक एक करके हाइड करके करेंगे कि भाई आई को पकड़ना है, उसके साथ वाली वैल्यू हाइड करो, उसके नीचे वाली वैल्यू हाइड करो। 4 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, तो ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया कि भाई आई को लिया और फिर ये अलग, ये वाला एक तरीके से मेरे लिए अलग डिटर्मिनेंट बना। सिमिलरली माइनस जे को पकड़ा और फिर इसको भी हाइड किया, इसको भी हाइड किया, और मेरे पास 3 -3 3 -3 0 0 0 0, ठीक है। ऐसे करके भाई हमने बना तो लिया और इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0, और फाइनली के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 21, -3 इंटू 4 12 आ गया, और ये कितना आया मेरे पास 33 के कैप आ गया। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए भाई मेरे पास जो आंसर भी आएगा ना कि भाई 33 के कैप, अब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल दो, यानी √0² + 0² + 33², इसको 33 ये भी बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते तुम्हें क्या मिल जाता है, एरिया। ये ट्रिक है, बट लॉजिकली ये देखो कि भाई क्रॉस किया कैसे, क्रॉस करके आंसर आया कैसे, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक जैसे ये सवाल है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, टॉर्क निकालने के लिए बोला है। अब देखो तुम्हें पता हो टॉर्क या नहीं पता हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। एक टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो आर यानी एक तरीके से पोजीशन कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय एफ, ये इन दोनों के क्रॉस के बराबर होती है। यानी ये वेक्टर निकालो, ये वेक्टर निकालो, दोनों का क्रॉस कर दो। अब ठीक है, ये निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स तो साफ साफ दिया है, बट बोला ये है कि हमें क्या करना है, एक्ट्स एट अ पॉइंट दिस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एट दिस पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कि फोर्स की वैल्यू दे रखी है, बट अगर तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि ये रहा 4i कैप 3j कैप माइनस k कैप, 4i कैप 3j कैप माइनस k कैप, माइनस करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस करा। अब जैसे ही तुम्हारे पास r आ गया ना, r आने के बाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि भाई ये रहा r, ये रहा f, और दोनों को जब क्रॉस करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और क्रॉस करने के लिए हम फिर से डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं तो बोलूंगा इसे भी प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आसान होगा, ये सॉल्व करने वाली कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट ये है कि टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, और ऐसे ही उसको क्रॉस किया, डिटर्मिनेंट का यूज किया, आंसर निकाल दिया। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। वेक्टर प्रोडक्ट, बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आगे होंगे समझ, बाकी जो भी है देखते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।